हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो मजामा। मैं हर्ष गुप्ता, आपका केमिस्ट्री टीचर, आपको स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएमबी पर। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री का पीरियोडिसिटी का चैप्टर नंबर 3, मतलब चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर भी 3 है। ठीक है, तो समर्थ बैच जो आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है और जिसमें हमारा प्रॉमिस है कि हम आपको सब कुछ कंप्लीट ही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। सब चीज आपके लिए तैयार है, तो प्लीज देखते रहिए। और आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। ध्यान से देखना भैया। अभी हुआ ये कि ना, अभी लेक्चर चल ही रहा था और उसके अंदर ना कुछ लाइट में या कुछ टेक्निकल कुछ तो गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो वीडियो जो बन रही थी वो एकदम से करप्ट हो गई। ठीक, तो मैंने उसमें कुछ थोड़ा सा पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा लिखवा चुका हूँ, है ना। मैं वो ही, अब वो लिखा हुआ है तो मैं उसको एज इट इज ही तुम लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं समझा देता हूँ। लिखा हुआ है, मैं बार बार लिखूंगा तो फिर वो टाइम वेस्ट, सही समझो। ठीक है, तो अभी 15-20 मिनट सब, मतलब ठीक है। तो क्या है, ध्यान समझना मैं क्या समझा रहा था। मैं समझाया था कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में तुम लोगों को पी और एस ब्लॉक के बारे में डिटेल दे दी थी और अब मैंने शुरू करा था डी ब्लॉक। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि डी ब्लॉक जो होता है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये डी ब्लॉक होता है। क्या होता है ये? डी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि मोस्टली डी ब्लॉक कंटेन मेटल्स। ज्यादातर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? मेटल कंटेन करते हैं, नो डाउट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। दे प्रेजेंट बिटवीन इन पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल के बीच में प्रेजेंट होता है। इधर एस ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, उसके बीच में होता है, पहली बात। दूसरी बात, कहां से कहां तक होता है? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 से 1 to 2 और N-1D 1 से 10 तक होती है। ठीक है, अब ये 2 क्यों बोल रहे हैं? देखो, मैं तुम लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूं। N 2 होने के बाद 3D में जाता, नो डाउट। ठीक है, लेकिन कभी कभार एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर N के अंदर 1 और वो D के अंदर एक भेज देता है, ताकि किसी को हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबिलिटी मिल जाए, ताकि वो ज्यादा अच्छे से बिहेव कर सके। तो इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड NS1 तक। ठीक, डी ब्लॉक इज द लार्जेस्ट ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल, साफ बात है। ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 11 कॉल्ड, ये रहा ग्रुप नंबर 11 कॉल्ड कॉइनेज ग्रुप। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी सोने, चांदी, कॉपर से बर्तन भांडे बनाए जाते हैं, कॉइन वॉइन बनाए जाते हैं और थे और जाते रहेंगे। ठीक है, अब मतलब सोने से अब बनाना तो थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल है यार। सोना कहाँ मिल रहा है देखने को, अब तो सिर्फ सोना मिल रहा है। ठीक, ठीक है, उसमें भी दिक्कत ही आ जाती है, गर्मी इतनी पड़ रही है। क्लियर है, हमारी गरीब है, एसी नहीं है। ठीक, तो सुनते जाना भाई। तो ग्रुप नंबर 12, ठीक, क्या कह रहे थे? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं इसको। ग्रुप नंबर 12 को सूडो ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि भैया ये कैसा बिहेव करते हैं? नोबल गैस के जैसा बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करते हैं? नोबल गैस के जैसा बिहेव करते हैं। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? पक्का, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम लोगों को लेकर चलता हूं एफ ब्लॉक के कंडीशंस पर। ठीक, तो ध्यान से सुनते जाना। एफ ब्लॉक, ध्यान सुनना, ये कहीं और से नहीं निकला, ये डी ब्लॉक के अंदर से ही निकल के आया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बता देता हूं कि जो एफ ब्लॉक होता है, ध्यान सुनते जाना कि क्या कंडीशन है। बहुत बेसिक बेसिक कंडीशन है। जैसे एस के अंदर सारे मेटल होते थे, पी के अंदर मिक्सअप होता था और डी के अंदर लगभग सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट है और सारे लगभग मेटल होते हैं। वैसे डी ब्लॉक के अंदर भी सारे क्या होते हैं? मेटल जैसे होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन डी ब्लॉक आर मेटल्स। ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रख के चलना। ठीक है, क्लियर है वाली बात? दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 6 और 7। 6 और 7 में पाया जाता है। मतलब अगर मैं कहूं कि n की वैल्यू क्या होती है इसमें, तो 6 और 7 होती है, ये तुम बोल दोगे। ठीक, इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक
configuration is NS122 NS122 और N-1 F1 से 14। वैसे ना N-D से आती है, ठीक है, N-D से आती है और ये N-2 होती है, ठीक है। तो मैं इसको D वाले भी फॉर्म में एक बार लिख देता हूँ ना, N-1 D से 1 से 10 और N-2 F1 to 14, ये होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। N-1 N-2 बड़ा हो जाता है ना, ठीक। It contains lanthanoids and actinoids। क्या कंटेन करते हैं? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कंटेन करते हैं। ध्यान से देखना, लेंथेनॉइड्स कौन से होते हैं? लेंथेनॉइड होते हैं ये वाले ऊपर वाले, मतलब लेंथेनॉइड कौन से ग्रुप में पीरियड में होते हैं? छठे में। और एक्टिनॉइड कौन से ग्रुप में होते हैं? बोलो, 7th में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है या नहीं? देखो क्या है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। मतलब कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है? दिमाग लगाओ, 58 से लेकर 71 तक, सीजियम से लेकर लुटेशियम तक। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 58 से लेकर 71। तो मैं लिख सकता हूँ एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक? 58 से लेकर 71 तक। क्लियर है ये वाली बात? एक्टिनॉइड उसके जस्ट नीचे 18 मतलब जोड़कर। थोरियम 90 से लेकर 103 तक, लॉरेंशियम तक। क्या? 90 से लेकर 103 तक, थोरियम तक। ध्यान से देख लो, 90 से शुरू हुए और LR तक है 103 तक। ये एक्टीनियम और लेंथीनियम और एक्टीनियम यहाँ के एलिमेंट्स हैं। यहां से ये है, ध्यान से देखना, ये है बहुत बढ़िया चलाया मार्कर मैंने, कमाल ही कर दिया आज तो। ये है क्या? F ब्लॉक। ये दोनों F ब्लॉक के पार्ट नहीं है, D ब्लॉक के पार्ट होते हैं। इनके बाद से लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आते हैं। लेंथीनियम के बाद लेंथीनियम के बाद लेंथेनॉइड और एक्टिनियम के बाद एक्टिनॉइड आते हैं। क्लियर है यहां तक बात सबको? क्लियर है? चलाऊं आगे बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब दे आर ऑल्सो नोन एज, वो ट्रांजिशन थे, ये उन ट्रांजिशन के अंदर के हैं, तो इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बता दिया ना उनको, एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, हाँ बता रखा है। और इसको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों बता रखी है बातें। क्लियर है? ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन, यहां तक बात क्लियर है सबकी को? बहुत बढ़िया, चलें आगे। बहुत बढ़िया, अब ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं। एस ब्लॉक भी हो गया, पी ब्लॉक भी हो गया, डी ब्लॉक भी हो गया, एफ ब्लॉक भी हो गया, सबकी बेसिक प्रॉपर्टीज बता चुका हूं। अब क्या बता रहा हूं? मेटल की प्रॉपर्टीज, क्योंकि मेटल भी प्रेजेंट है ना इसके अंदर, नॉन मेटल भी प्रेजेंट है और मेटलॉइड भी प्रेजेंट है। तो वही सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल आर जनरली सॉलिड। मेटल जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, है ना। अब कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं और कुछ मेटल लिक्विड भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो सॉफ्ट मेटल क्या क्या होते हैं? जैसे सोडियम पोटेशियम। और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कौन होते हैं? रूम टेम्परेचर वो होता है Hg, मतलब मरकरी। क्लियर है? जनरली सॉलिड होते हैं। क्लियर? आगे
मेटल्स आर, कैसे, मेटल आर लस्ट्रस, मेटल आर डक्टाइल, मेटल्स आर मैलेबल, ठीक है, मेटल्स आर सोनोरस। अब बता देता हूँ ये सब चीज़ें क्या है। लस्ट्रस मतलब चमकदार, मैलेबल, डक्टाइल मतलब अगर जब तुम किसी मेटल को हैमर्ड करते हो, हथौड़े से मारते हो या खींचते हो, तो वो थिन शीट में या थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। उसके बाद मेटल आर सोनोरस, जब तुम मेटल पे आवाज करते हो तो आवाज करता है टन टन टन, घंटी सुनिए ना कभी, तो दैट इज सोनोरस साउंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल कैसे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर मैं इनकी वैलेंसी बोल दूं तो वैलेंसी क्या होती है, 1 2 3, कितनी होती है, 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक होती है, क्लियर। जनरली metal oxides are basic in nature। जनरली मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं, ये वाली बात तुम सबको पता है, ठीक। एक बात और, मेटल फॉर्म कैटायंस, मेटल कैन easily lose इलेक्ट्रॉन्स। मेटल आराम से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जो कौन नहीं कर पाता, बिल्कुल सही जवाब, नॉन मेटल नहीं कर पाता, वो गेनिंग पे ज़्यादा ध्यान रखता है, क्लियर है। तो मैं तुम्हें नॉन मेटल में लेके चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, सुनते जाना भैया जी, चल रही है ना रिकॉर्डिंग से। हाँ यार 2 बार काम खराब हो गया वीडियो में यार, एक तो वैसे ही टाइम का अभाव रहता है, ऊपर से वीडियो बनाओ, कभी आवाज़ गायब हो जाती है, कभी वीडियो गायब हो जाती है, कभी लाइट में कुछ हो जाता है, कभी सिस्टम में कुछ हो जाता है, मतलब बसूड़ी है भाई बहुत। चलो भाई, एक भी सेलिब्रेशन में नहीं आ पाया है ना, क्यों नहीं आ पाया, कह रहे हो ना कहाँ हैं भैया, यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा यार, क्या करूं बताओ, समझ में नहीं आता, ये लेक्चर वो क्लास, तो भाई मेहनत करो। देखो सेलिब्रेशन में आ पा रहा हूँ नहीं आ पा रहा पता नहीं, पर वीडियो नहीं छूट रही है, वीडियो चाहे रात को बनाऊँ चाहे दिन में बनाऊँ, सही तो कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा, लेक्चर में आ पाऊँ ना, वो सेलिब्रेशन में आ पा रहा हूँ नहीं आ पा रहा हूँ, मैटर कर रहा है, नो डाउट मेरे लिए भी मैटर कर रहा है यार, तुम सब लोगों की खुशी में, हम लोगों की खुशी के साथ सब एक साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी में 4 चांद लग जाते हैं, बट शेड्यूल बिजी है, अब बिजी शेड्यूल के चलते गड़बड़ हो जाता है मामला, तो लेकिन 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 वीडियो एक भी नहीं मिस हो रही है, वीडियो सारी टाइम पे आ रही है, तो ये एफर्ट हो रहे हैं भाई, सिर्फ किस लिए हो रहे हैं, तुम्हारे लिए हो रहे हैं, आ रही है बात समझ में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर से मैं फीस ले रहा हूँ तो मुझे ज़बरदस्ती पढ़ना, ना, मन है मेरा पढ़ाने का इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अब तुम्हारा मन है पढ़ने का नहीं पता नहीं मुझे, क्लियर है। तो भाई ज्ञान दिया ले लो, अब आगे चलो, नॉन मेटल्स में चलता हूँ लेके, नॉन मेटल्स देखो, जैसे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, वैसे नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉलिड लिक्विड, एक सही है ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, बहुत बढ़िया। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स आर
नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, नॉन मैलेबल, नॉन लस्ट्रस। ठीक है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ये सब सेम टू सेम है। ये ऐसे नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। बात समझ में आ गई? वो जो चारों प्रॉपर्टी मेटल में थी वो यहाँ पर नहीं है, नॉन है सब, नॉन। ध्यान से सुनना, NON, 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 क्लियर है? नॉन सोनरस, नॉन मेटल, नॉन एक्सेप्ट लस्ट्रस, इसलिए आखिरी में लिखा है एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस, चमक दिखाता है, समझ रहे हो ना? चमक होती है, जैसे मेटल के अंदर अपनी चमक होती है। देखो देखो, अब जैसे ये पेन है ना, ये मेटल है, देखो इसके ऊपर एक अलग शाइन है, देख रहे हो? अब देखो, अब नहीं दिख रही होगी तुम्हें शाइन, ये अब देखो, है ना? और अब देखो शाइन पड़ रही है, समझ रहे हो? इसके ऊपर एक अलग शाइन है, इसके ऊपर देखो एक अलग शाइन है, समझ में आ रही बात? इसके ऊपर एक अलग शाइन, देखो यहाँ पे शाइनिंग आ रही है। क्या है ये शाइनिंग? ये शाइनिंग जो है ये है मेटल की शाइनिंग, दैट इज कॉल्ड लस्ट्रस, है ना? मेटल लस्ट्रस होते हैं, पर कौन? एक नॉन मेटल होता है जो भी लस्ट्रस होता है, दैट इज कॉल्ड आयोडीन। ठीक, आयोडीन एक नॉन मेटल लस्ट्रस होता है। क्लियर है वाली बात? जैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे इनकी वैलेंसी 1 से 3 तक होती है, उसकी 4 से 8 तक, 4 से 0 तक होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 4 से 8 तक होते हैं, तो वैलेंसी 0 तक होती है। जैसे मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं वैसे उसके बेसिक होते हैं। तो जैसे अब मैं लिख दूं कि जैसे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, तो मैं लिख रहा हूं generally non-metals are electronegative। ठीक है, वैलेंसी बोल दूं तो आएगी क्या? 4 to 0, है ना? 0 वाले जो होते हैं वो नोबल गैस में होते हैं। ठीक है, जनरली non-metal oxides आर एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं नेचर में? नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। क्लियर है? आगे सुनते जाना। जैसे ये कटायन बनाते हैं वैसे वो अनायन बनाते हैं। ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। ठीक है, नॉन मेटल फॉर्म एनायंस जेनरली। ध्यान से सुनना, मैं जेनरली क्यों लिख रहा हूँ? अब तुम बोलोगे भैया जो नॉन मेटल है वो तो कार्बोकटायन वाला, ये सब कॉन्सेप्ट वाला जो तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है उसके अंदर तो भैया कोई एनायन नहीं बना रहा है, उसके अंदर तो भैया कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, बनाना बॉन्डिंग हो रही है, तो ये तो डाइपोल मूवमेंट हो रहा है, तो ये तो भैया एनायन हमेशा नहीं बनाते। हाँ मुझे पता है हमेशा नहीं बनाते, पर मेटल और नॉन मेटल की जब हम बात करते हैं तो एक कटायन एक एनायन बनता है, तो ज़्यादातर इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जो मैं तुम लोगों को जब मैं तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तब उसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, यहाँ तक। अब नॉन मेटल्स easily gain इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब ये मत कहना भैया कार्बन तो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, ऐसा मत कहना, कार्बन इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। अब ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट है बेसिक, जो तुम्हें बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स, मेटलॉइड, ध्यान सुनना, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? दे generally behave
या फिर दे जनरली एक्ट लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसा बिहेव कर रहे हैं। कैसा बिहेव कर रहे हैं? मेटल और नॉन मेटल जैसा। पर इन सम स्पेशल केसेस they both act either like metal and either like metal or non metal। बात समझ में आ गई? क्लियर है? पक्का? इनके ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक होने के साथ साथ कैसे होते हैं? देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक बेसिक एज वेल एज एम्फोटेरिक इन नेचर। नेचर में कैसे हैं भैया जी? एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब react with acid as well as base। react with acid as well as base। ध्यान सुनते जाना भाई, क्या कह रहा हूं मैं। सुन रहा है ना तू जो बोल रहा हूं मैं। बहुत गंदी आवाज़ है मेरी, मुझे पता है, ठीक है भाई। बस कुछ चंद पल हैं जो हंसी मजाक में चले जाते हैं, तुम लोगों के साथ ही कुछ हंस बोल लेता हूँ, वरना ये जीवन तो बस कट रहा है, काट रहे हैं, कट रहा है। किसी को हम काट रहे हैं, कोई हमारा काट रहा है। जनरल है, ठीक है गुरु? तो जनरल है, ठीक है? क्लियर है? सुनना, आप समझना भाई मैं क्या बता रहा था और कैसे बता रहा था। मेटलॉइड्स की बात क्लियर है? पक्का? अब आगे समझना, मैं तुम लोगों को इन सब चीज़ों से बाहर लेकर चल रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड अ न्यू टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। शायद एटॉमिक साइज तो मैं तुम लोगों को डिटेल में पढ़ा भी चुका हूँ। एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। क्लियर? अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल, क्या कह रहा था मैं? एटॉमिक साइज। ध्यान सुनना, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में तुम लोगों को लेकर चलूं और मैं तुम लोगों को जरा थोड़ी सी बात बताऊं तो मैं कुछ तुम लोगों को ऐसे बता सकता हूं। ध्यान से देखना, मैं जरा एक पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक सा कुछ वर्जन बना रहा हूं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये कुछ नहीं बना रहा। सही है? और एक काम करता हूँ, इन्हें उठाकर इधर कोने में कर देता हूँ शिफ्ट। सही? और इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले को क्लोन। बिल्कुल सही आया, यहाँ पे आओ, शाबाश। क्लोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन वाला हटा दो यार, ये तो बदतमीजी हो गई। समझते जाना, मैं भी कुछ बता। अरे यार एक काम करो, रुको 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 रुको, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन से बना लो तभी बनाऊंगा ये। रुक जाओ भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन से बना लो तभी बनाऊंगा ये, है ना? तो फिर कॉपी करने में मज़ा आएगा ना, फिर कॉपी करने में मज़ा आएगा फिर, वरना अभी इलेक्ट्रॉन से बनाने पड़ते ना।
बना रहे हैं, हटा यार, क्लोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। यहां देखो, ध्यान से देखना, मैं कुछ बता रहा हूं तुम लोगों को। एक इलेक्ट्रॉन, एक दो, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। सही है, सही दिख रहा है ना भाई? अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूँ, हाँ, तो ध्यान से देखो, अब यहाँ बना रहा हूँ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 1 बना दिया। सही है। अब व्हाट आई मीन टू से दैट, ध्यान सुनना, जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, जब कहाँ तुम आ रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, तब तुम साफ देख रहे हो यहाँ पे एक शेल है, दिख रहा हूँ मैं, इधर से दिखाता हूँ, यहाँ पर एक शेल है, यहाँ 2 शेल, यहाँ 3 शेल, यहाँ 4 शेल, मतलब साइज ऑफ एटम, या फिर बोलूँ रेडियस ऑफ एटम इंक्रीजेज। क्लियर है? साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। क्लियर? अब मैं लेकर चलूँ तुम्हें इसके अंदर, तो तुम जरा ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसको चेंज कर लेते हैं ना, सोडियम हटा देते हैं। देखो, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन का कॉन्सेप्ट अलग है, 2 8 8। अभी बताऊंगा क्या अलग है उसके अंदर। ठीक, अब मैं इनका बना रहा हूँ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2। सही है? सही बनाया? इधर देखो, वैसे इसके अंदर बनेगा 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका 1 2 और 3 बनेंगे। क्लियर? एल्यूमिनियम का बहुत बढ़िया। अब देखो, इसके वैसे 4 बनेंगे आउटर मोस्ट शेल में, 4 1 2 3 4 और अंदर सेम है 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5। क्लियर? समझते जाना, भी डिटेल में लेके चल रहा हूँ बहुत। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6। क्लियर? देख लेने का, तो गोल ये ज़्यादा सी ना बन जाए। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। सही? और इसकी समझो 1 2, दिख रहा है लाल कलर? लाल कलर भाई, लाल कलर, नीला दिखा देंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है। सही है? तो अब ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सुनना भैया, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, ये आप लोगों को डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। पर जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तब तो भैया हमें दिख ही नहीं रहा कि साइज बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है, बल्कि आपने तो क्लोन से बना दी, तो क्लोन को तो डिट्टो ही सेम होगा भाई। देखो, क्लोन बनाया इसलिए ताकि तुम लोगों को टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो इसलिए, पर वैसे अगर देखा जाए तो साइज सबका तो सेम ही लग रहा है ना? सबके अंदर 3 शेल है, तो कैसे पता चल रहा है? यहाँ तो हमें साफ पता चल गया ऊपर से नीचे आए, यहाँ तो हमें साफ पता चला ऊपर से नीचे आए और साइज जो है वो दिख रहा है, पर यहाँ तो हमें पता ही नहीं चल रहा। तो ध्यान से सुनना, होता क्या है, 2 प्रकार से चीज़ों को समझाऊंगा और दोनों प्रकार से तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। देखो हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों को समझाऊँ तो ऐसे अंदर की तरफ इंटरेक्शन है इसका। कैसा इंटरेक्शन है? ऐसे 2 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
और इधर से सिर्फ 1 है। तो इसका 2 और 8 जो पहली और दूसरी शेल है वो तो बराबर है सब में, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी सब में बराबर है। तो अल्टीमेटली जो इसका इंटरेक्शन है मेन जो ज्यादा हो रहा होगा वो सबसे बाहर वाले, जैसे अब यहां से 1 हो रहा था, यहाँ पे 2 हो रहे हैं, यहाँ बाहर वाले कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 4, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ सिलिकॉन सल्फर के पास 6 3 4 5 6, और क्लोरीन के पास 7 हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो होता क्यों है, क्या है, ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस, साइज ना ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाती है तो साइज क्या होता जाता है कम, साइज क्या होता जाता है कम। पता है क्यों, क्योंकि ऐसे जाने पर, ध्यान सुनना, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन as well as number of protons। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन बढ़ने साइज छोटा हो जाता है, तो Cl और Cl नेगेटिव में साइज किसका छोटा होगा, Cl नेगेटिव का। तुम ही बोल दोगे पर नहीं नहीं नहीं, Cl नेगेटिव का तो बड़ा होता है, ठीक है, हमारा रिपल्शन ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया पर क्या नहीं बढ़ा, प्रोटॉन नहीं बढ़ा। आ गई बात समझ। तो इस बात का थोड़ा आप लोगों को खास ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट, प्लीज बोलते जाओ। चलें आगे, एटॉमिक साइज क्लियर है आप सभी को, पक्का, देख लो, कुछ सोच लो, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, पूछ लो, अभी पूछ लो ऑन द स्पॉट। क्लियर है, चलाऊं आगे बात, ठीक है। तो अब आगे ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, भाई ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को। मैं ये बता रहा था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, तो जो साइज है वो बढ़ जाता है, और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज जो होता है वो घट जाता है, क्योंकि इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अट्रैक्शन टूवर्ड न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इनका बढ़ जाने की वजह से साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। दूसरी बात, इसको हम अलग कंसिडर करके चलते हैं। इसका रीजन ये है, इसको अलग कंसिडर करने का, ध्यान सुनना भाई, इसका रीजन ये है अलग कंसिडर करने का, बिकॉज हम इसके अंदर, मतलब इन नोबल गैस हम क्या मेजर करते हैं इसके अंदर, हम मेजर करते हैं वंडरवॉल रेडियस। क्या करते हैं, वंडरवॉल रेडियस मेजर करते हैं। अब वंडरवॉल रेडियस कैसा दिखता है वो ध्यान से देखना, मैं तुम लोगों को 3 रेडियस बता रहा हूँ, और सबसे बड़ा होता है रेडियस वंडरवॉल, उससे छोटा होता है रेडियस मेटालिक, और उससे सबसे छोटा होता है रेडियस कोवेलेंट। इसको लिख रहा हूं, वंडरवॉल रेडियस, ये है मेटालिक रेडियस, और ये है कोवेलेंट रेडियस। क्या है कोवेलेंट रेडियस। तो समझना, मैं समझा रहा हूं क्या, वंडरवॉल रेडियस, पहले कोवेलेंट वॉल रेडियस समझाता हूं। देखो कोवेलेंट कैसे निकलता है, मतलब कैसे दिखता है, मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो ऐसे ऐसे एक गोला ऐसे, ठीक है, और एक गोला ऐसे, सही है यहां तक बात, और यहां से यहां तक नापा जाता है, सेंटर से सेंटर तक, सेंटर से सेंटर तक, इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। मेटालिक रेडियस कैसे नापता है, देखो, मेटालिक रेडियस ऐसे नापता है, ये सिर्फ टच होते हैं, सेंटर से सेंटर, मेटालिक रेडियस। वंडरवॉल रेडियस कैसे निपटा है, ध्यान से देखना, ठीक है जी।
आगे देखो, इसको एक और क्लोन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको देखो ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, और इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस। तो अब तुम दिमाग लगाओ, ये है वंडरवॉल, ये है मेटेलिक, और ये है कोवेलेंट रेडियस। सही है। तो सबसे बड़ा कौन है? वंडरवॉल। तो इसीलिए हम जब भी कभी नोबल गैस को लेते हैं तो हम उसके रिस्पेक्टिव पीरियड में हम उसको बड़ा साइज, सबसे बड़ा साइज मानते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि उसके अंदर हम वंडरवॉल रेडियस को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर जैसे मैं पूरा ट्रेंड लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, जैसे सोडियम का लिखना था तो सबसे पहले आएगा सोडियम, ठीक है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, और सबसे पहले आएगा आर्गन। ये है अब पूरा ट्रेंड ऑफ साइज। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर हम वंडरवॉल रेडियस नापते हैं। और तुम दिमाग लगा सकते हो, वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा, उसके बाद ये मेटल्स होते हैं तो मेटालिक रेडियस उससे छोटा, और सबसे छोटा होता है कोवेलेंट। तो कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल सबसे पीछे है। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? दोनों तरीके से समझ में आ गई बात? चलूं आगे? बहुत बढ़िया। अब आगे समझना। आयोनिक रेडियाई। कौन सा रेडियाई? आयोनिक रेडियाई। कंपेयर विद देयर पेरेंट एलिमेंट। क्या कह रहा हूं मैं? जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं, मान लो सोडियम की, तो सोडियम देखो ऐसा होगा। सही है? क्लियर है यहां तक बात? अब अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, वो ऐसा है, तो मैं अगर Na पॉजिटिव की बात करूं तो पता कैसा होगा? Na पॉजिटिव। बस इसमें 3 शेल है, इसमें कितने शेल है? 2 शेल। अब तुम दिमाग लगाओ, इसके अंदर 3 शेल है, इसके अंदर 2 शेल है, कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली Na बड़ा होगा Na पॉजिटिव से। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो कटायन होता है उसका साइज छोटा होता है। क्या लिख रहा हूं? द साइज ऑफ cation is smaller than the parent neutral atom। क्लियर? अब अगर मैं ऐसे लिखता जाऊं भैया Mg, तो Mg पॉजिटिव है, ऐसे समझ में आ रही है? तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका साइज जैसे घटता जाएगा, इनका साइज भी घटता जाएगा, पर इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? अगर मैं पूछूं Na और Na पॉजिटिव में से बड़ा कौन है, तो इसका जवाब तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि Na इज ग्रेटर देन Na पॉजिटिव, Mg इज ग्रेटर देन Mg2 पॉजिटिव, Al इज ग्रेटर देन Al3 पॉजिटिव। मतलब देयर जो भी कंडीशन है उसमें जो कैटायन है, देयर कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल पेरेंट एटम। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? पक्का? चलें आगे? बहुत बढ़िया, आगे समझो और समझो। अब मैं बात कर रहा हूं एनायन की केस की। इन केस ऑफ एनायन, जैसे बात करूं Cl 2 8 7, और यहां लिख रहा हूं Cl नेगेटिव, तो 2 8 और 8। इसका साइज बड़ा हो जाएगा ड्यू टू द हाई रिपल्शन, है ना? साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? और इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7।
क्लियर? तो अगर मैं साइज लिख दूं तो साइज किसका बड़ा होगा? ये मतलब द साइज ऑफ एन आयन इज greater than the size of their respective neutral parent atom. Is it clear? पक्का? चलें आगे? देख लो, सोच लो, समझ लो प्लीज। ठीक, अब आगे समझो मैं क्या बता रहा हूं। सुनते जाना भाई, मैं बता रहा हूं क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनते जाना। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। समझना भैया क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, बोर्ड पर होना चाहिए ध्यान। देखो ट्रेंड क्या कहता है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। लिख दूं? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां तक बात? चलो अब ध्यान सुनना। जैसे मैं बात कर रहा हूं सोडियम की, सुनते जाना भाई। आयनाइजेशन एनर्जी, सोडियम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। और अगर मैं बात करूं यहां क्लोरीन की, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। इसके पास कितने हैं? एक। अब समझना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो तुम ये बात बहुत भली भांति पढ़ चुके हो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है इन कंपैरिजन टू दिस। तो क्या भैया, लेफ्ट वाले की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और राइट वाले की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है? बिल्कुल सही बात है। यही ट्रेंड कहता है कि क्या, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, कहां? लेफ्ट टू राइट इन पीटी, इन periodic table, then the size of, नहीं साइज नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी चल रही ना, then the आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहीं लिखा हो सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी increases with some exceptions। ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल बढ़ जाती है, बिल्कुल समझ रहा हूं, बिल्कुल समझ रहा हूं मैं, बढ़ जाती है, बिल्कुल समझ रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये एक्सेप्शन भी फॉलो करती है कुछ। क्या फॉलो करती है बच्चों? एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शन क्या है वो समझना, प्लीज समझना एक्सेप्शन क्या है, बोर्ड पर होना चाहिए ध्यान। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और तुम्हें पता है नोबल गैस तो नोबल गैस, ठीक है। तो क्या ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है अकॉर्डिंग टू इस डब्बे वाली स्टेटमेंट से पहले? तो इस बात का जवाब है नहीं। एक्सेप्शंस क्या हैं वो ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूं इन दोनों में, तो ध्यान सुनो, मैं कुछ कंपेयर करके दिखाता हूं। Mg की कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन 3s2, सही है।
एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p1 3s2 3p1, सही बात है? अरे दिखा नहीं, सही है यहां तक? 3p1 क्लियर है यहां तक? अब ध्यान समझने आना, दिमाग लगाओ, ये तो लगभग फुलफिल चाहिए। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, इसके p में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, मतलब इसका 3s तो ऐसा है और इसका कैसा है 3s ऐसा और 3p ऐसा पड़ा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू mg। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में mg की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू al। मतलब मैं अगर ऐसे लिखूं तो पहले ऐसे लिखते हैं Na, फिर आता है Al, फिर आता है mg। क्लियर? फिर सिलिकॉन एज इट इज आ जाता है, फिर फास्फोरस और सल्फर में गड़बड़ है। यही ध्यान से सुनना, अगर मैं यही लिख दूं 2 मिनट समझाने के लिए, या फिर एक काम करो ना, इसको छोटा कर दें थोड़ा सा, दिख रहा है भाई तुम लोगों को ये? हाँ दिख सा रहा है, ठीक है। देखो मैं फास्फोरस और सल्फर में चलता हूँ। फास्फोरस 15, नियॉन 10, 3s2 3p1, ओ 3p3, और सल्फर पे चले 16, तो नियॉन 3s2 और 3p4। तो ये तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में आ गया और ये रैंडम फील्ड स्टेबिलिटी में आ गया। तो भाई रैंडम फील्ड से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? फास्फोरस। तो फास्फोरस ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाएगा इन कंपैरिजन टू सल्फर, मतलब सल्फर पहले आएगा, फास्फोरस बाद में, और फिर क्लोरीन तो बाद में है ही। मतलब अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो? आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर लिखा है ये, इसे ऐसा रखो, उसके बाद यहां पर क्रॉस कर दो, इसको छोड़ो, फिर एक छोड़कर दोबारा, मतलब तुम क्या करो, एक छोड़ो पलट दो, एक छोड़ो पलट दो, ये काम कर दो, काम खत्म। सिंपल बात। ये वाला कॉन्सेप्ट नीट 2024 के, मतलब री नीट 2024 में आया है, नहीं री नीट 2024 में। मैंने जो सेट देखा था ना, है ना, जो मेरे पास पेपर आया था उसमें पहला ही क्वेश्चन था, मतलब 51st क्वेश्चन यही था 2024 का। तो कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तो एक छोड़ दो फिर पलट दो, एक छोड़ के फिर पलट दो। क्लियर है? पलट दो। क्लियर है यहां तक बात? आयोनाइजेशन एनर्जी, इज इट क्लियर? पक्का? चलाऊं मैं आगे बात? देख लो, समझ लो, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लो। मैं पानी पीऊं, तुम कॉन्सेप्ट समझो प्लीज। अब आगे चल रहे हैं, अब आगे क्या है वो समझना। ध्यान से देखना भाई, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आगे। जेड इफेक्टिव, पहली बात तो ये कि जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। एटम बड़ा, जेड इफेक्टिव कम, जेड इफेक्टिव बड़ा, एटम का साइज छोटा। ये वाली बात क्लियर हो गई? तो अगर मैं तुम लोगों को आयंस में, कैटायन एनायन की फॉर्मेशन में साइज बढ़ा चुका हूं, साइज बता चुका हूं, तो भैया साइज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, साइज घटेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला है भाई साफ साफ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये अलग, मैं तुम्हें इसको जब ब्लॉक वाइज पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। ये कैलकुलेट इन डिफरेंट मैनर विद SP ब्लॉक एंड डिफरेंट इन DF ब्लॉक।
DEF ब्लॉक में और SP ब्लॉक में इसको कैलकुलेट अलग अलग तरीके से किया जाता है। समझ में आया जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब करते नहीं है ये नहीं बताया, ये ब्लॉक वाइज में पढ़ाऊंगा, पर तुम्हें पता होना चाहिए जेड इफेक्टिव साइज के इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? इनवर्सली होता है, बिल्कुल सही। अब आगे समझो, इसको ही स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्टिव। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। अब ध्यान समझना, आगे इसमें एक चीज पढ़ानी है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी लिख सकते कोई कोई ना, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या एंथैल्पी लिख देता हूं, एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कितनी एनर्जी मांगता है, ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आगे समझते जाना, जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट है x, सही। अब कॉन्सेप्ट समझना, उसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, मांगता था इलेक्ट्रॉन, चाहिए था, एक चाहिए होते हैं, दो चाहिए होते, तीन चाहिए होते, कितने? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और कुछ एनर्जी निकली माइनस डेल्टा एच, जूल, किलो जूल, किसी में भी 1। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है, निकल गई है। क्लियर है यहां तक बात? एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है, निकल गई है। ध्यान से समझते जाना, एनर्जी रिलीज हुई है, निकल गई है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब मुझे इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, तो ध्यान से देखना, मैं Xe नेगेटिव के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराने चला गया। अब ये इसके अंदर ऐड होने जाएगा ना जब, तो ये ऐसा बनेगा X2 नेगेटिव, तो इसके अंदर जो डेल्टा H2 आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम ने एनर्जी को क्या कर लिया है बच्चों? एब्जॉर्ब्ड कर लिया है। रीजन ध्यान सुनो, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, अब इलेक्ट्रॉन लेके तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो एनर्जी अपने रिलीज करके स्टेबल होने चाहेगा, होने की कोशिश करी। अब एक और इलेक्ट्रॉन लेके मैं पहुंचा, तो जब इलेक्ट्रॉन लेकर मैं पहुंचा तो ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों ने क्या करा एक दूसरे को? रिपल्शन एक्सपीरियंस करा है। क्या एक्सपीरियंस करा है? रिपल्शन। ये देखो, ये नेगेटिव है, उसके पास आ रहा है, अभी नेगेटिव, देखो ये पहले नेगेटिव नहीं है, समझो ये न्यूट्रल एटम था, इसके पास आया नेगेटिव और इसका एब्जॉर्ब होना चाहता है, एब्जॉर्ब हो गया, एनर्जी रिलीज, ठीक। अब इसमें क्या हुआ? ये भी नेगेटिव हो चुका है पहले से ना, अभी गए आपस में टकरा रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है। इन दोनों को मिलने के लिए ना अब मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है कि भाई प्लीज लगो, प्लीज मिल जाओ, प्लीज मिल जाओ, समझ रहे हो? तो एनर्जी देनी पड़ रही है। अब एनर्जी देनी पड़ी तो क्या हो गया? डेल्टा H2 पॉजिटिव हो गया। अब मान लो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कराऊं, 2 नेगेटिव के अंदर एक और नेगेटिव, ये जाएगा, अब तो और रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। तो X3 नेगेटिव बनने में पॉजिटिव डेल्टा H3 लगेगा,
और यकीन मानो डेल्टा H2 से बड़ा होता है डेल्टा H3, और बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कहां पर? नोबल गैस में। नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होना चाहता। तो तुम्हें अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है कि भैया डेल्टा H की वैल्यू गिवन है, नेगेटिव है, तो तुम समझ जाना कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हुआ है। फिर पॉजिटिव आ गई, अब एक वैल्यू ना एकदम से ऐसे चल रहा था, मान लो 300, 700, 1200, 1500 ऐसे चल रहा था, नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में। एकदम से एक वैल्यू है 5 ऐसे 15, 16, 17 जी, एकदम से वैल्यू है 5000, 7000, 15000, 20000। तो तुम समझ जाओगे कि इतना ज्यादा एनर्जी गैप कब आ सकता है? जब चीज फुलफिल या स्टेबल हो चुकी हो और उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करवा पा रहे हो, तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ेगा। तो एनर्जी गैप का जो डिफरेंस होगा वो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। इज इट क्लियर? पक्का? चलें आगे। देख लो, समझ लो, बहुत आराम से कॉन्सेप्ट समझ लो।